हाँ जी, चैप्टर 15 कंट्री रिस्क हमने कल पढ़ा था। हाँ जी मैम। ओके चैप्टर। इंटरनेशनल बैंकिंग। हाँ जी, इंटरनेशनल बैंकिंग। अब इंटरनेशनल बैंकिंग क्या है? द इंडस्ट्री वाज ट्रांसफर्ड इन 1970 अंटिल द मोस्ट बैंकिंग कंसंट्रेट ऑन देयर होम्स। ठीक है, मतलब जो बैंकिंग की एक्टिविटी थी वो घर से की जा रही थी, परफॉर्म की जा रही थी, कंट्री मतलब होम कंट्री से की जा रही थी, डोमेस्टिक वर्क करते थे। लेकिन जब आफ्टर बैंकिंग का एक्सपेंशन आया, ठीक है, एक बैंकिंग सेक्टर बढ़ा, तो इंटरनेशनल बैंकिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग हमें क्यों चाहिए? ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे हमारे बैंक करते हैं, सेम वैसे ही करते हैं, लेकिन क्या करता है? अक्रॉस द नेशन। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट कंट्री में हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन सर्विसेज वही होंगी, सर्विसेज बैंक की ही होंगी, लेकिन कंट्री अलग होगी। ठीक है, इससे फीचर्स और बेनिफिट क्या होंगे इंटरनेशनल बैंकिंग के? फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी हमें, ठीक है, कंपेयर करने में, दूसरी कंपनी को जानने में। असेसिबिलिटी मिलेगी हमें बाहर की कंपनियों के लिए, एमएनसीज के लिए। जो ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन्स होंगी वो अलो हो जाएंगी, हमें हमारे बिल पे ट्रांजेक्शन्स अलो हो जाएंगी। अकाउंट मेंटेन, जो भी रिकॉर्ड है वो ग्लोबली मेंटेन होने लग जाएगा हमारा अकाउंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोग जो है इंटरनेशनली बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, फिर क्यों करवाते हैं? ताकि अगर उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो वो उनको पेमेंट कर सके। ठीक है, इसलिए। देन सर्विसेज ऑफर्स, इंटरनेशनल बैंक जो सर्विसेज देते हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ये बोल रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल बैंक्स कर रहे हैं वो सेम डोमेस्टिक बैंक भी कर रहे हैं, बस फर्क क्या है? कंट्री का फर्क है। ठीक है, ट्रेड फाइनेंस, एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी रिसीव एंड पेबल, बैंकिंग सर्विसेज, बोरो एंड लैंड, अंडरराइटिंग बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट, रिस्क शेयरिंग, इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लो इंफॉर्मेशन कॉस्ट। देन इंटरनेशनल बैंकिंग के रिस्क क्या क्या है? 4-5 रिस्क है उसको। फर्स्ट है इंटरनेशनल लैंडिंग रिस्क, कंट्री रिस्क, क्रेडिट रिस्क, करेंसी रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब रीजन क्या है, हमने क्यों इंटरनेशनल बैंकिंग को जो है अवेल कर लिया है, ले लिया है, क्या कारण है उसके? पहला है लो मार्जिनल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि एक एडिशनल यूनिट का जो कॉस्ट बढ़ती है हमें, इसमें वो उतनी नहीं बढ़ती जितनी हमारे इंडिया में बढ़ती है। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है। एडवांस नॉलेज आती है हमारे पास। ठीक है, कंट्री के साथ साथ हमें पूरी इन्वेस्टमेंट, पूरे जो बाहर की, ठीक है, कंट्रीज हैं, बाहर की एमएनसीज हैं, उन सबकी नॉलेज आती है। ठीक है, होम नेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, फॉरेन के लिए, ट्रेड के लिए मल्टीनेशनल बैंक जो है, फॉरेन जो, फॉरेन के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं हमारी इंडिया की कंट्री, या कोई भी मतलब इन कंट्री जो वहां की बैंकिंग के साथ वर्क कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। होलसेल स्ट्रेटेजीज फॉलो की जाती है, कस्टमर जो है अब्रोड से, ठीक है, मल्टी नेशनल कस्टमर्स लिए जाते हैं बैंक की सर्विसेज के लिए। प्रेस्टीज, लार्ज मल्टीनेशनल बैंक एंड हाई परसीव प्रेस्टीज कैन बी एक्टिवेटेड टू द न्यू क्लाइंट्स। प्रेस्टीज क्या होता है? प्रेस्टीज यानी कि रिस्पेक्ट। ठीक है, देन रेगुलरिटी एडवांटेज, रेगुलरिटी एडवांटेज यानी कि रेगुलर बेसिस पे काम करने का मौका मिल जाता है हमें डोमेस्टिक कंपनी को इंटरनेशनल के साथ। रिस्क रिडक्शन हो जाती है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है अलग अलग बैंक्स में।
देन डिफेंस स्ट्रेटजी, ट्रैवलर चेक, टूरिस्ट, फॉरेन बिजनेस मार्केट, रिस्क रिडक्शन, डाइवर्सिटी हमने कर दी है तो हमारा रिस्क जो है वो भी रिड्यूस हो गया। ये दोबारा पॉइंट आ गए दोनों। देन इंटरनेशनल बैंकिंग ऑफिस जो है कौन कौन से टाइप के हैं। फर्स्ट आ गए कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक। कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक कौन से हुए? बैंकिंग इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर वन यूजली इन अनदर कंट्री। इट एक्ट एज इंटरमीडियरी और एजेंट, facilitate transfer, conducting business activity, accepting deposit, gathering information, and before of behalf of another bank. ठीक है, यानी कि दो कंट्रीज हैं लेकिन बैंक जो है वो तीसरी कंट्री में है, तो वो जो बैंक है वो कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक का काम करेगा, यानी कि दोनों कंट्रीज की जो लेन देन है उसको वो तीसरा कंट्री का बैंक जो है वो करेगा। वही बता रहे हैं वो वर्क क्या करता है, एज अ थर्ड पार्टी वर्क करता है, ठीक है, इंटरमीडियरी वर्क करता है। देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर, ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर इज अ स्मॉल सर्विसेज फैसिलिटेट स्टाफ्ड बाय पेरेंट बैंक पर्सोनल इन डिजाइन टू असिस्ट MNC's client of the parent bank is dealing with the bank corresponding. An officer open is a foreign market as a first step to establish a relationship with potential buyer and sellers. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर ऑफिस कौन सा हो गया कि बाहर की कंपनी है और हमारे यहाँ पे आके उसने एक ऑफिस खोल दिया। ठीक है, ये क्यों खोला जाता है? ताकि वहां की जो पेरेंट कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उनको फोकस किया जा सके। फॉरेन ब्रांच बैंक, ऐसे बैंक्स होते हैं जिनकी ब्रांच फॉरेन में होती है। बैंक इंडिया के हैं लेकिन उनकी ब्रांच यानी कि उनके जैसा ही एक बैंक बाहर की कंट्रीज में खुला हुआ है। एफिलेट, एफिलेट क्या हो गया? जो एफिलेट में यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा या बाहर की कंट्री के द्वारा एफिलेट करवाई जाती है। ठीक है, जिस भी बैंक के साथ कोई जो मान लो हमारे यहाँ का बैंक जुड़ना चाहता है तो वो वहां से एफिलेशंस ले लेते हैं। देन एफिलेशंस एंड सब्सिडरीज, सब्सिडरीज क्या होती हैं? अपने ही बैंक की एक छोटी फॉर्म, उसको बोलेंगे सब्सिडरी। और एफिलिएशंस क्या होएगा? अपने बैंक जैसा बैंक दूसरे देश में एफिलिएट करवा लिया। ऑफशोर बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग क्या है? ऑफशोर बैंकिंग डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप दैट अ कंपनी एंड इंडिविजुअल हैज with a finance institute outside the country of their residence. This requires open a banking account, making institutional outside of the country withdraw transfer from the account exact same as the bank account at home. ऑफशोर बैंकिंग यानी कि जो कह लो बॉर्डर्स पे होते हैं, बॉर्डर्स पे जो बैंक्स होते हैं वो। देन टॉप बैंकिंग इंडस्ट्री चैलेंजेस, इंडस्ट्रीज को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। इंक्रीज कंपटीशन, सबसे पहले तो कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत सारे बैंक्स हैं, आधे बैंक्स तो ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, और बहुत सारी इंटरनेशनल बैंक्स भी ऐसी हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। देन कल्चरल शिफ्ट हो जाता है बिल्कुल। इंडिया में रहकर हमारा कल्चर कुछ और है, बाहर के देश में कल्चर कुछ और होएगा। ठीक है, उनकी पॉलिसीज और टर्म एंड कंडीशंस उनके हिसाब से होंगी वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग। देन रेगुलरिटी कंप्लेन्स, रेगुलरिटी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक से है तो यहाँ के लोग जो है उसके लिए
रेगुलेट नहीं हो पाते हैं डेली, वो फोन नहीं चेक करते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं चेक करते हैं। चेंजिंग बिजनेस मॉड, चेंज द वे दे डू बिजनेस, वो अपने काम करने का तरीका भी बदल लेते हैं। ठीक है, अब फॉरेन का हमने कुछ लिया है, कुछ मंगवाया है, तो फॉरेन का मटेरियल आएगा उस काम को करने के लिए, तो हमें वो काम भी उस अकॉर्डिंग ही करना होगा जिस अकॉर्डिंग फॉरेन से आया हो। ठीक है, राइजिंग एक्सपेक्टिंग, ठीक है, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ती रहती हैं। ठीक है, उसको रेट ऑफ रिटर्न वगैरह पे एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती हैं कि फॉरेन में इन्वेस्ट किया तो ज्यादा होएगा। ठीक है, देन कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को अपने पास बचा के रखना, उनकी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करना, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी केस में भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि हम एक ही टाइम पे अलग अलग बैंक्स पे, कितने ही बैंक्स में अपनी अमाउंट को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और हमें वहां से जो आने वाला लोन है वो भी अलग रेट पे ही मिलेगा। देन मार्केट रिस्क, मार्केट का रिस्क भी रहता है, जो ट्रेड है, जो शेयर्स है, उनका रिस्क भी रहता है। अगर फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे या एंटर कर दे, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। देन लिक्विडिटी रिस्क, कैश फ्लो, कैश कितना होना चाहिए, कैश भी रखना जरूरी है बैंक में। ठीक है, SLR। देन आगे रिफ्लेक्शन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग, जरा पढ़ो रिफ्लेक्शन। हाँ जी बेटा, रिफ्लेक्शन पढ़ो एक बार। हाँ जी। हाँ जी, पढ़ लिया रिफ्लेक्शन? हाँ जी मैम। आ गया समझ कैसे आ रिफ्लेक्ट गया कर मैम। रहा है? ओके, देन आ गया इंटरनेशनल बैंकिंग कैन बी डिफाइन एज अ सबसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटी हैविंग अ क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग है वो कमर्शियल बैंक की ही एक्टिविटी करता है। ठीक है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल। ठीक है, काम इसका वही रहेगा, लेकिन क्या होएगा, अक्रॉस बॉर्डर होएगा। ये इफेक्ट पढ़ो, इंटरनेशनल बैंक्स के बैंकिंग के इफेक्ट देखो। ये तो एक तो रिस्क पे इम्पैक्ट डालता है इंडिविजुअल बैंक पे। ठीक है, जब अगर एक बैंक में काम कर रहे हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, तो जब डाइवर्सिफाइड कर देंगे तो रिस्क कम हो जाएगा। सिस्टमैटिक रिस्क जो है उस पे इम्पैक्ट डालता है, मैक्रो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालता है। मैक्रो यानी एज अ होल। ट्रेड इन इंटरनेशनल बैंकिंग, हाँ जी, ग्लोबल टेक्निक ट्रेंड है इंटरनेशनल बैंकिंग में ट्रेड करने का। ठीक है, ये टेक्निक क्या करता है, इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बोल रहा है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड, तो ये बोल रहा है कि इन्वेस्ट करो टेक्नोलॉजी में। फोकस ऑन नेक्स्ट जनरेशन, रिमोट बैंकिंग सोल्यूशन ढूंढने में इसका फोकस है।
नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन एंड रिमोट बैंकिंग, ड्राइव टूवर्ड्स कोर बैंकिंग, प्लेटफॉर्म रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट आ गया रीजन ट्रेंड वन। ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो आपको बताए गए हैं, रीजन ट्रेंड वन, रीजन ट्रेंड टू, रीजन ट्रेंड थ्री। फर्स्ट यूरोप में, सेकंड एशिया में, थर्ड यूएस में। देन बैंकिंग ट्रेंड आफ्टर पेंडेमिक। ठीक है, जो बैंकिंग का ट्रेंड था आफ्टर पेंडेमिक, यानी कि आफ्टर कोई ऐसी सिचुएशन के बाद, कोई आपदा के बाद। ठीक है, लाइक कोविड ही ले लो, आफ्टर कोविड बैंकिंग का ट्रेंड कैसा रहा वो बताएंगे। एवरीवन वांट्स टू बी सुपर ऐप। ठीक है, सब लोग क्या मांगने लगे? डिजिटल ऐप मांगने लगे। ठीक है, वो कहने लगे कि अब घर पे बैठ के हमें हमारी पेमेंट हो जाए, ऐसा कुछ दो। ठीक है, कि हमें बैंक ना आना पड़े। ग्रीन गेट रियल। इसमें क्या बोल रहे हैं? देयर विल बी अ cost but the return are more sure to make it worthwhile. इनोवेटिव मेक अ कमबैक। इनोवेशंस आ गई। ठीक है, काम करने मैम के ये तरीके। ESG ESG सॉरी। ईएसजी इकोनॉमिक सेक्शंस जो होते हैं ना वो। ओके। ठीक है, उनको ग्रोथ में लाया गया। ठीक है, जहां पर मतलब नहीं भी कुछ काम होता था वहां पे बैंकिंग सेक्टर लेके आए। देन फ्री अ मैजिकल मिस्ट्रियल टूर। आप क्या है, आप यहाँ पे बैठे हो लेकिन आप ट्रांजेक्शन्स कहाँ कर रहे हो? फॉरेन में कर रहे हो। तो एक तरह का मिस्टोरियल टूर हो जाता है ये, मिस्ट्री टूर बन जाता है, मैजिकल। ठीक है, और जो फीस का स्ट्रक्चर है वो डिजिटल हो गया। ठीक है, डिजिटल चार्जेस लगने लग गए। द डिजिटल ब्रेन गेट अ केयरिंग हार्ट। बैंक आर लुकिंग फॉर द वे टू गेट मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद द कस्टमर इन डिजिटल फेस। टेक्नोलॉजी लाइक एआई कैन हेल्प मेक द ह्यूमन कनेक्ट। ठीक है, अब हम बाहर की कंपनी से कनेक्ट कर रहे थे लेकिन हमें फेस या कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, है ना? हम इतना सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, एआई लेके आए जो आपको ह्यूमन कंसर्न ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन इन अ डिजिटल फॉर्म। डिजिटल करेंसी हैड फॉर कॉलेज colleague. Cryptocurrency has stay an experiment like CBDS. The search is on use economic benefit, smart operation, but put zero in their site, artificial intelligence and machine learn in banking. ठीक है, क्या हुआ? डिजिटल करेंसीज आ गई, क्रिप्टो करेंसी आपको पता ही है। ठीक है, डिजिटल करेंसीज आ गई इसकी वजह से। देन पेमेंट एनीवेयर एनी टाइम। पेमेंट कब करने लगे? कभी भी, कहीं से भी। बैंक गेट ऑन अ रोड अगेन। बैंक जो है वो इंटरनेशनली हो गए। वे फॉर द टैलेंट इन इंटेंसिव, द वॉर ऑफ टैलेंट इंसेंटिव, द पैरामेटिक disputes the supply chain for bank and most critical asset talent. Competition is rising. पेंडेमिक के बाद जो वो कॉम्पिटिशन्स बढ़ गया। ठीक है, जो वॉर थी वो बढ़ गई टैलेंट इंसेंटिव्स को लेकर। यानी कि जो बैंक ने फटाफट अडॉप्ट कर ली नई चीजें, वो तो फटाफट चल पड़ा। जो नहीं कर पाया वो बैंक पीछे रह गया। हाँ जी, सम ओपन इश्यूज पढ़ो।
हाँ जी, पढ़ लिया। हाँ जी मैम। पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है मैम? अ, हाँ, ऊपर ऊपर मैम। हाँ जी, हाउ ये। विल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्शन एंड इम्पैक्ट कंपटीशन? ब्लॉकचेन चेन टेक्नोलॉजी हो गया, एक से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा जुड़ा, ओके मैम, ठीक है। चेन टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है। देन की टेकअवेज, ये तो की पॉइंट्स हैं। Expecting the unexpected is one of the key takeaway for mankind across the global from the COVID-19। इन्होंने भी पेंडेमिक बता दिया कि कोविड-19, ठीक है। वो बोल रहे हैं हम अनएक्सपेक्टेड जो थे, जो एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते थे, वो चीजें हुई हैं, ठीक है। बैंकिंग में भी ग्रोथ हुआ है, उसी रेंज पे हुई है जो, यानी कि जो हमने सोचा भी नहीं था। चैप्टर 15 कंप्लीट, दैट इज चैप्टर 16 इंटरनेशनल मनी मार्केट। वो इंटरनेशनल बैंक था, बैंक से रिलेटेड। देन इंटरनेशनल मनी मार्केट्स क्या बोल रहे हैं? इन द मैम ये फाइनेंशियल, ऊपर 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 से करा दो, ये पहले किया हुआ है। ओके ओके। इंटरनेशनल मनी मार्केट तो आप समझ ही रहे हो, हाँ जी मैम। ठीक है। क्या होता है मनी मार्केट? मनी की करेंसी की सप्लाई, जहाँ मतलब स्टॉक बॉन्ड्स वगैरह खरीदे और बेचे जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, रिलेटेड टू द मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। पर्पस क्या होता है? मेंटेन करना लिक्विडिटी को, अपने पास पैसे रखना लिक्विडिटी में, कैश की फॉर्म में। फंड्स प्रोवाइड करना शॉर्ट नोटिस के ऊपर, यानी कि एकदम से फंड्स प्रोवाइड करना, उसके लिए हमें, हमारे पास क्या होनी चाहिए? मनी होनी चाहिए। तो मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म ही फंड्स प्रोवाइड करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड्स, जो भी सरप्लस आता है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। फाइनेंशियल मोबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल को फ्लेक्सिबल बनाना। हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में हेल्प करना। इंटरेस्ट रेट सेटअप करने में हेल्प करना। देन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मनी मार्केट के? स्टैट्यूटरी बिल। मनी मार्केट मेनली होती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, जो कम समय के लिए काम वर्क करती है, दैट इज मनी मार्केट, ठीक है। ये लिखा हुआ है मनी मार्केट डिफाइन एज अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंस एसेट विद अ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर आर ट्रेडेड, ठीक है, जहां पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो ट्रेड किए जाते हैं। फर्स्ट उसमें आ गया ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है ये एक, ठीक है। ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए डेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, या तो, हाँ जी, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हाँ जी। ये मेच्योरिटी, इसकी मेच्योरिटी डेट 90 डेज की होती है शायद। अलग अलग मेच्योरिटी डेट्स होती हैं, 3 डेट्स होती हैं इसकी, 90 डेज, 14 डेज, 365 डेज, ठीक है। ओके। देन इसके एडवांटेज क्या है? रिस्क फ्री होता है ये, क्योंकि गवर्नमेंट की है। लिक्विडेट इजीली, फटाफट टी बिल इजीली लिक्विडेट हो जाता है। बिडिंग में काम आ जाता है ये, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये फिक्स्ड होते हैं। टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, उसके बाद इसको रिटर्न करना ही पड़ता है। अगर आपको 14 डे का लिया है आपने, तो आपको आफ्टर 14 डे उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है अगेंस्ट द फंड्स डिपॉजिट बाय द इन्वेस्टर, ठीक है। उसके फंड के, जो उसने फंड डिपॉजिट करवाया उसके अगेंस्ट उसको एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। इसकी मेच्योरिटी जो होती है वो कितने देर की होती है? या तो 3 मंथ, या तो 3 मंथ से लेके 5 ईयर तक इसकी मेच्योरिटी डेट होती है। वो डिसाइडेड होता है उनके ऊपर, जितना वो रखना चाहे, ठीक है। 3 मंथ से 5 ईयर के बीच बीच में होती है।
अब इसके एडवांटेज क्या है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे हमें मिलता क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलता है। ठीक है। देन कमर्शियल पेपर भी यही है कि बोरोइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मनी हम बैंक से। ठीक है। इनका मेच्योरिटी पीरियड क्या है? 270 डेज। ठीक है। कमर्शियल पेपर का मेच्योरिटी पीरियड क्या है? 270 डेज। इसमें इशूअर और बायर होता है। ठीक है। इशूअर कौन होता है? जो इशू करता है। तो इशू कौन करता है? बैंक कर सकता है, पब्लिक यूटिलिटीज कर सकती हैं, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस कंपनीज कर सकती हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। ठीक है। ये कौन है? ये बायर्स है, ये लेने वाले, ये देने वाले हैं तीन। देन एडवांटेजेस क्या है इसके? यूजफुल है। ठीक है। सेफ है, कम समय के लिए है, इजी प्रोवाइडिंग है, कम प्रोसीजर है। देन रेपोज यानी कि रिवर्स रेट। ठीक है। रेपोज यानी कि रिवर्स रेट, यानी कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। रेपो इज अ शॉर्ट फॉर रीपर्चेज एग्रीमेंट। Repurchase agreement or repo are a form of short-term borrowing used in the money market, which involves the purchase of security with the agreement to sell them back at a specific date, usually for a high price. ठीक है। ऑन द स्पॉट आपको कुछ सिक्योरिटीज चाहिए या जब बैंक को मनी चाहिए होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? रेपो रेट पे सिक्योरिटीज निकाल देती है कि आप सिक्योरिटीज ले लो हमसे, लेकिन हम इसको बाय बैक कर देंगे आफ्टर सम टाइम। और रिवर्स रेपो क्या होगा? सेम ऑपोजिट हो गया। अब बैंक की जगह बायर बोल रहे हैं कि हमें दे दो आप, और आप हमसे बाय कर लो। कॉल मनी यानी कि कॉल करके मंगवाना। ठीक है। मान लो आपने शेयर्स लिए हैं, आपने 5 रुपए दे दिए हैं, लेकिन बाकी के 5 रुपए पड़े हैं। तो जब भी कंपनी को नीड होती है, तो वो कॉल करके अपनी मनी मंगवा लेती है। इनका पीरियड कितना होता है? 14 डेज का। देन यूरो करेंसी मार्केट क्या है? आउटसाइड द करंट कंट्री। जब हम बाहर की कंट्री से ट्रेड करेंगे तो हमारी क्या नाम लेंगे उसका? यूरो करेंसी मार्केट। ठीक है। जब हम यूएस डॉलर्स में डिपॉजिट और विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डीलिंग कर रहे हैं, तो हमारी यूरो हो गई। हाँ जी, ये पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग द यूरो मार्केट। अंडरस्टैंडिंग द यूरो मार्केट रीड करो फटाफट। हाँ जी, समझ में आया। मैम 2 मिनट। ओके।
यस मैम, आ गया। ओके, देन ग्रोथ आ गई। ग्रोथ, यूरो करेंसी मार्केट की ग्रोथ कैसे हो रही है? फॉलोइंग फैक्टर्स के कारण, फ्लो ऑफ यूएस एड्स, ठीक है, यूएस जो है बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग एड्स प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री एड्स, ठीक है, ह्यूज सम ऑफ मनी। कोल्ड वॉर, मतलब इनमें ग्रोथ कब आई थी? यूएस एड्स के फ्लो में, कोल्ड वॉर में, डिक्लाइनिंग इन द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टरलाइनिंग। अब इसके फीचर्स क्या है? इंटरनेशनल मार्केटिंग है, इंडिपेंडेंट मार्केट है, होलसेल मार्केट है, कम्पिटिटिव मार्केट है, शॉर्ट टर्म मार्केट है और इंटरबैंक मार्केट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या डाला है इसने? एक्सपेंशन बढ़ा है, इंक्रीज किया है इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है, कैपिटल मार्केट को भी हेल्प की है, इफेक्टिव रोल प्ले किया है रिसाइकलिंग फंड्स में, ठीक है, और रिड्यूस किया है इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस किए हैं, कम किए हैं। देन नेक्स्ट आ गया फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट are over the country contract between parties that determine the rate of interest to be paid on an agreed upon date in a future। फॉरवर्ड एग्रीमेंट है सीधे सीधे टर्म्स में कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप फॉरेन डेट्स पे दोगे, डिसाइड अभी कर लेंगे रेट्स को, लेकिन वो पे कब किया जाएगा? फॉरेन फ्यूचर डेट्स पे। आप कुछ ले रहे हो ले लो, बाय कर रहे हो हमसे ले लो, उस पे जो इंटरेस्ट आपने देना है हमें, वो आप हमें कब दोगे? वो आप हमें फ्यूचर डेट्स पे दोगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कस्टमाइज फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ट्रेड का, ओवर द काउंटर। ये कौन करता है? लार्ज बैंक्स करते हैं, कॉर्पोरेट्स करते हैं, ठीक है। देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, buyer and the seller। The buyer of such contract fix the borrowing rate at the inception of the contract, and the seller fix is the lending rate at the inception of ARA FRA। Both parties has no profit no loss. However, as the time passes, the buyer of the FRA benefit if interest rate increases, then the rate fixed at the time inspection, and the seller benefit if the interest rate falls when the rate fixed at the inception। फॉरवर्ड की जैसे ही है कि बायर और सेलर हैं, ठीक है, बायर और सेलर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग आपसे ये ले रहे हैं, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फ्यूचर डेट पे मिलेगा, ठीक है। अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो फायदा किसको हुआ? बायर को, क्योंकि उसने पहले ही खरीद लिया वो चीज, ठीक है, उसको अब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और सेलर को फायदा कब होगा? जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है, उसने क्या है, ज्यादा पे डील कर रही है, उसको तो ज्यादा अमाउंट ही मिलेगी, चाहे रेट कम क्यों ना हो जाए, ठीक है। हाँ जी, इसको कैलकुलेट कैसे करना है? रेफरेंस रेट, द notional principal, the period which the time of the day is the contract period, the number of the days in the year based on the contract day। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, सब दिया हुआ है आपको।
बस यही था इसमें, और तो कुछ है नहीं। एडवांटेज और लिमिटेशन पढ़ लो एक बार। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेज और लिमिटेशंस पढ़ लो। पढ़ लिया मैम। क्लियर है? हाँ जी मैम। ओके, हमारा फिर चैप्टर 16 भी कंप्लीट ही है। हाँ जी मैम। हाँ जी, सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है चारों में से, तीनों में से? टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा होते हैं। हम्म। ओके, चैप्टर 16 इज कंप्लीट। कल हम चैप्टर 17 करेंगे, मार्केट इफिशिएंसी एंड बिहेवियरल फाइनेंस। ओके। हाँ जी।